अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने क्या इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट की थी थर्मोग्रेविमेट्री की, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स थे जो उसके डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनसे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हमें जो इंपॉर्टेंट बाकी जो रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के रिमेनिंग जो पार्ट्स थे उनके लिए जो है वो किस तरह से वो काम करते हैं और किन किन इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता था वो आता था हमारा फर्नेसेस जो हमारी यूज़ होती हैं। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, थर्मोग्रेविमेट्री इंस्ट्रूमेंटेशन हमने स्टार्ट की हुई थी। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम फर्नेस के लिए जो है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं, किस तरह से फर्नेस का हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्या कंपोजिशन या फिर क्या ठीक है। फर्नेस बेसिकली हमें पता है कि फर्नेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फर्नेस जो होती है जो हम अपने सैंपल की जिसकी हम डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको हम अपने सैंपल के अंदर फर्नेस के अंदर प्लेस करते हैं और हम क्या करते हैं कि उस फर्नेस जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे सैंपल की डीकम्पोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है कि जो भी हम फर्नेस यूज़ कर रहे हैं उसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन का फर्नेस है अगर वो उसके अंदर ये डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी तो ऑब्वियसली जो हम अपना सैंपल एनालाइज करना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो फर्नेस का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जो भी हमारा सैंपल है उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो हम फर्नेस की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। फर्नेस का क्या होना जरूरी है कि जस्ट फर्नेस शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस अ लीनियर हीटिंग रेंज हमें जो है वो प्रोवाइड करे। लीनियर हीटिंग रेंज का मतलब क्या कि कोई फ्लक्चुएशन ना हो, कोई ये ना हो कि एकदम से इंक्रीज हो रहा है या एकदम से जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से कुछ भी होगा तो वो हमारे क्या करेगा, सैंपल को इफेक्ट करेगा। इट शुड हैव अ हॉट जोन विच कैन होल्ड सैंपल एंड क्रूशिबल एंड इट्स टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। इसके अलावा फर्नेस का क्या होना चाहिए कि जो फर्नेस के अंदर हमने अपना सैंपल प्लेस किया हुआ जिसकी डीकम्पोजिशन हो रही है उसका टेम्परेचर और जो हमारी फर्नेस का टेम्परेचर है वो दोनों इक्वली या क्रॉसपॉन्डिंग होने चाहिए। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हमारी फर्नेस का इंक्रीज हो रहा है उसी लिहाज से वो इतना हॉट जोन प्रोवाइड करे कि हमारा सैंपल जो है उसका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज करे। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो बैलेंस एंड फर्नेसेस आर अवेलेबल। डिफरेंट कम्बिनेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स की फर्नेसेस होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं और जिनके अंदर क्या है कि फर्नेस के अंदर जो हीटिंग कॉयल होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती है, जो कि डिपेंड करती है कि हमने किस नई रेंज का जो है वो टेम्परेचर अपने सैंपल को प्रोवाइड करना है। टेम्परेचर कितनी रेंज का प्रोवाइड करना है वो डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल की क्या कंपोजिशन है और उसकी डीकम्पोजिशन के लिए जो हमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और उस टेम्परेचर के जो रेंज हमें रिक्वायर्ड होती है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, अपना फर्नेस सेलेक्ट करते हैं। अब फर्नेस के अंदर जो हीटिंग हो रही है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो बेस करता है हीटिंग कॉयल के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स की कॉयल मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फर्नेसेस के अंदर ताकि वो क्या कर सके, डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कर सके। कॉइल्स यूज्ड आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद वेरिएंट टेम्परेचर। क्या है, फर्नेस के हीटिंग कॉइल्स होती हैं different combinations are used to provide variant temperature changes variant temperature चेंजेस या टेम्परेचर रेंजेस भी हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक जो कॉइल यूज़ होती है वो है नाइक्रोम वायर और रिबन। अगर हमने क्या करना है, टेम्परेचर की जो रेंज हमें रिक्वायर्ड है, अगर हमें क्या है टेम्परेचर जो है वो लेस देन 1300 के रिक्वायर्ड है तो इसके लिए जो हमारे पास हीटिंग वायर यूज़ होगी हमारी फर्नेस के अंदर वो होती है नाइक्रोम वायर या फिर जिसको हम रिबन वायर भी कहते हैं। तो इसके लिए कौन सी वायर यूज़ होगी, निक्रोम भी बोलते हैं वायर या फिर
रिबन भी इसको कहते हैं, ये यूज़ होगी। अगर क्या करना है, हमने जो सैंपल है उसके लिए जो हमें डीकम्पोजिशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 1300 से कम का रिक्वायर्ड है। अगर 1300 के से ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा की रेंज में आपको टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, वो यूज़ होती है प्लाटिनम वायर। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 300 केल्विन से ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जो यूज़ होती है हीटिंग कॉइल फर्नेस के अंदर वो है प्लाटिनम। प्लाटिनम यूज़ होती है। और अगर हमें जो है वो 1800 के तक से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए 1800 के से कम का टेम्परेचर चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लाटिनम 10% और रोडियम, प्लाटिनम और रोडियम का अलॉय जो है वो यूज़ होता है। क्या है, प्लाटिनम और 10% रोडियम अलॉय, ठीक है, यूज़ होगा प्लाटिनम और 10% रोडियम अलॉय यूज़ होता है फॉर टेम्परेचर लेस देन 1800 के। अगर हमने जो है वो 1800 ठीक है, टेम्परेचर अगर हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 1300 के है तो नाइक्रोम वायर और रिबन, अगर जो है वो लेस देन 300 के का करना है तो प्लाटिनम, और अगर हमें 1800 के से ज़्यादा का यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लाटिनम की, ये प्लाटिनम और 10% रोडियम का अलॉय जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आती है जब हम फर्नेस सेलेक्ट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है कि साइज़ ऑफ फर्नेस भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। साइज़ ऑफ फर्नेस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। डिफरेंट साइजेस की फर्नेसेस जो है वो या डिफरेंट मासेस की फर्नेसेस जो है वो ज़्यादा रेंज में पाई जाती है। साइज ऑफ फर्नेसेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर फर्नेस का साइज या मास लार्ज होगा, मतलब बड़े लार्ज, अब हाई मास फर्नेस में है हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर हाई मास सरफेस फर्नेस होगी, हाई मास सरफेस, हाई मास या हाई साइज फर्नेस, वो हाई टेम्परेचर रेंज देगी। बट क्योंकि वो हाई मास है तो उसको जो है वो हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा हाई रेंज देती है, तो इसीलिए एंड ऑब्टेन यूनिफॉर्म हॉट जोन बट रिक्वायर मोर टाइम टू अचीव द डिजायर्ड टेम्परेचर। लेकिन इसको टाइम, मोर टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम रिक्वायर्ड, मोर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव हॉट जोन, जो डिज़ायर्ड हॉट जोन है उसको अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल मास या लेस मास की जो है वो फर्नेस होगी, लो मास, अगर हमारे पास लो मास फर्नेस होगी तो उसकी जो है लो टेम्परेचर रेंज है, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर रेंजेस हमें प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन क्या है कि वो क्या होगी, कंपैरेटिवली अलोमास फर्नेस में हीट क्विकली, ये हीट जो है में हीट अप क्विकली, जल्दी जो है वो हीट अप हो जाएगी। लेकिन क्या है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल राइज इन टेम्परेचर एंड मेंटेन हॉट जोन। लो मास फर्नेसेस के अंदर जो है वो हॉट जोन को मेंटेन करना या हाई टेम्परेचर पे या राइज इन टेम्परेचर को जो है हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब हमने कौन सी हाई मास फर्नेस सेलेक्ट करनी है या लो मास फर्नेस सेलेक्ट करनी है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सैंपल है जिसकी हम डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं वो किस तरह से है, कौन सी रेंज का किस टेम्परेचर पे जाके डीकम्पोज होगा, कितने टेम्परेचर की रेंज हमें चाहिए होगी। सेकंड डिपेंड करता है कि हमने जो है वो टेम्परेचर के बेस पे ही हमने कि हमारे डीकम्पोजिशन के लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए, तो उसकी बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपनी जो भी वायर, हीटिंग वायर जो हमारी फर्नेसेस के अंदर होती है वो हम उसकी बेस पे सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट्स के, जो टेम्परेचर की मेजरमेंट्स होती हैं, फर्नेस जो है वो बेसिकली टेम्परेचर रेंजेस प्रोवाइड कर रही है। अब टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रही है उसको मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ यूज होती है और किस तरह से वो कंट्रोल करती है, हम वो देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट को हम करते हैं किसके लिए, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल्स जो है वो यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। थर्मोकपल्स की मदद से हम जो है वो ये करते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज फॉर मेजरिंग डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स, फॉर एग्जांपल क्रोमल। और अब ये जो थर्मोकपल्स होते हैं इनके लिए भी क्या है डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि हम कहते हैं कि टेम्परेचर की जो है वो डिफरेंट रेंजेस होती हैं जो कि यूज़ की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, थर्मोकपल का जिस चीज़ का बना हुआ होता है, जो वायर इसके अंदर यूज़ होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स जो है वो यूज़ होते हैं थर्मोकपल्स के अंदर। कौन कौन से मटेरियल्स हैं, जिसमें है क्रोमल और एलोमिल अलॉय ऑफ प्लैटिनम यूज़ होता है अगर हमने क्या करना है टेम्परेचर 1100 तक का मेजर करना है। अगर क्या है हमारा जो टेम्परेचर की जो रेंज है, अगर हमने क्रोमल प्लस क्रोमल और एलोमल क्रोमल प्लस एलोमल का एलोमल या फिर जिसको हम अलॉय ऑफ प्लैटिनम भी कहते हैं, थर्मोकपल यूज़ होगा। क्रोमल प्लस एलोमिल का बना हुआ थर्मोकपल यूज़ होगा अगर जो हमारी टेम्परेचर रेंज जो है वो कितनी है, इफ़ टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज जो है वो कितनी है, हमें जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 1100 केल्विन। अगर आपको 1100 केल्विन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिसपे आपके सैंपल की जो 11,000 का, ठीक है, तो उसके लिए है जो है हम क्या करेंगे 11,000 डिग्री सेल्सियस का अगर आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम क्रोमल या फिर एलोमल का जो है वो यूज़ करते हैं थर्मोकपल। और अगर हमें क्या है इससे ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं टंगस्टन और रिहीनियम के थर्मोकपल्स जो है वो यूज़ होते हैं। अगर हमें टंगस्टन और रिहीनियम के यूज़ होते हैं अगर आपको क्या करना है फॉर हायर टेम्परेचर्स। ठीक है, क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए हम थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं। थर्मोकपल्स डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपको जो है कितने टेम्परेचर की रेंजेस चाहिए। अगर हमें 11,000 तक का टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्रोमल या फिर एलोमल का जो है वो यूज़ करते हैं थर्मोकपल। और अगर हमें इससे ज़्यादा ग्रेटर टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हम टंगस्टन और रिहीनियम के जो है वो थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि पोजीशन ऑफ द थर्मोकपल कहाँ पे है, कि पोजीशन ऑफ थर्मोकपल भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। 3 बेसिकली पोजीशंस होती हैं जिन पे हम क्या करते हैं अपना थर्मोकपल प्लेस करते हैं। पोजीशन ऑफ थर्मोकपल कि आप अपना जो सैंपल जिसका आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अपना जो थर्मोकपल है उसकी आप पोजीशन कहाँ पे रखते हैं। 3 बेसिकली पोजीशंस होती है जिसमें से एक तो ये होती है कि या तो हम ये करें कि अपना थर्मोकपल जो है वो बिल्कुल सैंपल के नज़दीक जो है वो प्लेस करें, लेकिन वो क्या करें सैंपल के कंटेनर के साथ या फिर जो सैंपल हमारा होल्डर होता है उससे या फिर और जो हमारा सैंपल मौजूद है उसके साथ अगर टच में ना हो। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है कि हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारा कोई भी फर्नेस है, अगर यहाँ पे हमारा जो है वो सैंपल होल्डर है जिसके अंदर हमारा सैंपल हमने प्लेस किया हुआ है, तो फर्स्ट जो थर्मोकपल की पोजीशन होती है वो, अगर मैं इसको इस तरह से थर्मोकपल को जो है वो वायर को शो करूँ, ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये मेरा थर्मोकपल है तो फर्स्ट पोजीशन क्या होती है ये कि जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा जो थर्मोकपल है वो क्या करे कि जो हमारा सैंपल का होल्डर है जिसमें हमारा सैंपल मौजूद है उस सैंपल के होल्डर के नज़दीक मौजूद हो लेकिन उस सैंपल होल्डर को टच ना करें। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो पोजिशन होती है वो क्या है कि हम क्या करें कि जो हमारा थर्मोकपल है वो हमारे क्या करें कंटेनर के साथ टच करें, सैंपल होल्डर है हमारा, ठीक है,
इसमें उसी तरह से हमारा सैंपल प्लेस हुआ है। अब क्या है, जो हम अपना थर्मोकपल प्लेस कर रहे हैं वो क्या करें कि जो भी हमारा सैंपल का होल्डर है या कंटेनर है उसको उसने टच किया हुआ है, लेकिन वो हमारे सैंपल से जो है वो टच नहीं कर रहा। सेकंड पोजीशन पॉसिबल ये हो सकती है। थर्ड पोजीशन जो थर्मोकपल की हम प्लेस करते हैं हमारा इसी तरह से फर्नेस सैंपल होल्डर, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा थर्मोकपल होता है वो हमारे सैंपल कंटेनर के अंदर होता है, लेकिन वो हमारे सैंपल को टच नहीं करता। लेट्स सपोज अब अगर मैं यहाँ पे इसका थर्मोकपल को प्लेस करूँ, ये क्या है, अब ये क्या है, ये हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे सैंपल जो होल्डर है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे सैंपल को टच नहीं कर रहा। तो ये 3 पॉसिबल पोजीशंस होती हैं कि जहाँ पे हम अपना थर्मोकपल जो है वो प्लेस करते हैं। द मेथड इज बेस्ट एंड कॉमनली अप्लाइड क्या है, द थर्मोकपल इज प्लेस्ड आइदर इन कॉन्टैक्ट विथ सैंपल और विथ सैंपल कंटेनर। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली या बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि या तो हमारा थर्मोकपल सैंपल कंटेनर के साथ टच करें या फिर हमारे सैंपल के साथ टच करें। तो मोस्ट कॉमनली या बेस्ट वे जो होता है ये जो सेकंड वे पे मैंने आपको बताया, इस वे से जो है हम अपना सैंपल जो है वो करते हैं एनालाइज। आज हमारे जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसकी हम एक फिर एग्जांपल एक दो डिस्कस करते हैं और देन हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। लिमिटेशंस इसकी हम देखते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट जो लिमिटेशन है टीजी की वो ये है कि ये हम सिर्फ सॉलिड टाइप के जो सैंपल्स होते हैं सिर्फ उनके एनालिसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड सैंपल्स, सिर्फ सॉलिड सैंपल्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो होता है इसकी लिमिटेशन क्या है कि थर्मोकपल जो होता है हम क्या होता है कि हम अपने कंटेनर के या तो क्लोज रखते हैं या फिर हमारे सैंपल होल्डर के टच में होता है, लेकिन वो हमारे सैंपल को टच नहीं कर रहा होता। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि जो हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वो क्या हो सकती है कि लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि एक्यूरेटली जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट होती हैं। तो एक जो सेकेंड इसकी लिमिटेशन है कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट्स हैं वो लाजमी नहीं है कि क्या हो हमारे पास एक्यूरेट हो। ठीक है, ये इसकी जो है 2 लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं और देन हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन हम देखते हैं कि किस तरह से होगी और किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप हम उसके जो है वो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्टली जो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक मिनट स्टॉप करें, अभी मुझे दरमियान में से क्रॉप करवाना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या है? इसको स्टॉप करें एक मिनट। हाँ जी, तो हम पहले देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कॉपर सल्फेट जो है वो डीकम्पोज होता है। सबसे पहले हम इसका टीचिंग का ड्रॉ करते हैं और फिर मैं आपको जो है उसके रिएक्शन ट्रीटमेंट बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो डीकम्पोज होता है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में वर्सेस हम क्या करते हैं मास के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके दरमियान कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मास के जो चेंजेस होते हैं पूरी ग्राफ में नॉर्मली।
तरह से जो है वो हमारे पास डिकम्पोज स्टार्ट में हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट 5H2O, then copper sulfate 3H2O, then copper sulfate H2O, then आ जाता है कॉपर सल्फेट और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी टेम्परेचर्स की रेंजेस लिखोगे किस किस टेम्परेचर पे जो है वो डिकम्पोज हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट हमारा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो हो रहा है ये 180 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 275 300 की रेंज में जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे आ गया मेरे पास 325 पे डिकम्पोज हुआ, 325 डिग्री सेल्सियस और ये ऑलमोस्ट जो है वो 700 की रेंज की जो है रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी कौन कौन है जिस तरह से हम डिकम्पोजिशन हो रही है इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर लिखूँ तो फर्स्ट है कॉपर सल्फेट है हमारे पास जो कि डिकम्पोज हो रहा है, क्या बना रहा है कॉपर सल्फेट 3H2O और साथ में क्या है 2H2O जो है वो रिलीज हुआ जिसकी वजह से मास में चेंज आएगा। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट और 3H2O डिकम्पोज हुआ, हमारे पास क्या है कॉपर सल्फेट H2O 3H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट H2O और प्लस 2H2O जो है यहाँ से इवॉल्व हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कॉपर सल्फेट H2O है डिकम्पोजिशन हुई इसकी, कॉपर सल्फेट H2O और ये हमारे पास क्या आ गया कॉपर सल्फेट रह गया H2 वो जो है हमारे पास इवॉल्व हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉपर सल्फेट रह गया, तो कॉपर सल्फेट जो था वो मजीद डिकम्पोज हुआ और क्या आ गया हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और नेक्स्ट में जो लास्ट हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बचा था, कॉपर ऑक्साइड मजीद फर्दर डिकम्पोज होता है तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। टेम्परेचर की रेंजेस अगर हम कहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 250 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हुआ, 300 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 700 टू 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है और लास्ट जो है वो तकरीबन 11,000 से 1100 की रेंज में जाके जो है वो डिकम्पोज होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या बताया है कि कॉपर सल्फेट की डिकम्पोजिशन बताई हुई कि कैसे जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो डिकम्पोज होता है। अब यहाँ पे क्या है इसके अंदर वाटर का कंटेंट मौजूद है, जैसे ही 100 डिग्री क्या होता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पहुंचेगा उसके बाद हमारा सैंपल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा और स्टार्ट के स्टेप में क्या होगा कि टू वाटर के मॉलिक्यूल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए वो इवॉल्व हो जाएंगे। जब वो इवॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो मास के अंदर चेंजेस आएंगी वो क्या होगी चेंज होगा, मास जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि पहले 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, अब हमारे पास 3 रह गए थे। जो मास के अंदर डिक्रीज आया है किस वजह से है कि जो वाटर कंटेंट मौजूद था वो इवॉल्व हो गया। नेक्स्ट मजीद जब हम 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के दरमियान तक जो है वो स्टेबल रहेगा, जैसे ही 250 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारा जो है कॉपर सल्फेट .3H2O है वो मजीद फिर दोबारा से क्या होगा डिकम्पोज होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास कॉपर सल्फेट इनटू H2O, क्योंकि दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए तो ऑब्वियसली फिर से क्या होगा मास के अंदर चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आ गया कि कॉपर सल्फेट वाटर है, उसके बाद मजीद जब 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो मजीद जो वाटर का कंटेंट मौजूद है वो इवेपोरेट होगा, हमारे पास फिर कॉपर सल्फेट आएगा, मास के अंदर चेंजेस आएंगे।
इसी तरह से अगर हम मजीद इसको हाइट अप करते हैं तो कॉपर सल्फेट मजीद डिकम्पोज होता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बचेगा। उसके बाद दोबारा से क्या होगा, हमारे पास मास के अंदर डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको मजीद फर्दर हीट अप करते हैं 1000 से 1100 तक, तो ये क्या होगा, मजीद हमारे पास से इसका जो है वो कॉपर ऑक्साइड जो है वो मजीद डिकम्पोज होगा, हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिसके रिजल्ट में हम क्या कहेंगे कि मास के अंदर जो है वो मजीद मास के अंदर जो है वो मजीद चेंजेस आएंगे। इसके अलावा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। कैल्शियम ऑक्सीलेट की एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, इसको जो है आप खुद से कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस हम जनरली देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन अगर है कि कहाँ पे जो है वो किस किस चीज़ के एनालिसिस में जो है वो ये यूज़ होता है, हम वो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि थर्मोग्रेविमेट्री जो है वो किस तरह के टाइप्स के सैंपल्स के लिए या किस किस पर्पज़ के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन का मैंने क्या बताया कि क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, के कितने टेम्परेचर तक जो है वो कोई भी सैम्पल कंपोनेंट स्टेबल रहता है। नेक्स्ट जो है वो ये चेक होती है मुख्तलिफ जो मटीरियल्स होते हैं उनकी करेक्टराइजेशन करने के लिए, फॉर मटीरियल करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन मीन्स कि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आइदर प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। कंपोजिशनल एनालिसिस, डिफरेंट जो कंपोजिशंस होते हैं उनके एनालिसिस के लिए कंपोजिशनल एनालिसिस के लिए यूज टू एनालाइज फिलर कंटेंट इन पॉलीमर्स, कार्बन ब्लैक इन ऑयल, ऐश एंड कार्बन इन कोल्स के अंदर यूज़ होती है। काइनेटिक स्टडीज़ के लिए और कोरियन स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है। काइनेटिक स्टडीज़, कोरियन स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा जो है वो ऑटोमेटिक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए इवेलुएशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेट्स, जो डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए, सस्टेनेबल स्टैंडर्ड, सूटेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इवेलुएट करने के लिए, डिफरेंट जो सैंपल्स होती हैं उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, डिफरेंट जो सैंपल्स होते हैं उनकी प्योरिटी के लिए, क्यूरी पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए, और इसके अलावा जो है ये मज़ीद हमारे पास यूज़ होती है। इसकी जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो एक केमिकल काइनेटिक्स को चेक करने के लिए, पॉलीमर्स की स्टडीज़ के लिए, सॉलिड स्टेट्स जो रिएक्शंस हो रहे थे उनको फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए, स्टेट्स रिएक्शंस जितने भी होते हैं उनकी स्टडीज़ के लिए। और इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या पॉलीमेरिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम स्टडी करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।